वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 567 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और फोकस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे से जहां तक अपना कंप्लीट हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 क्या है? अहमदाबाद मिल मालिकों व मजदूरों के बीच विवाद था, किस बात को लेकर था बताइए। अहमदाबाद मिल मालिकों व मजदूरों के बीच विवाद था, किस बात को लेकर था? क्या भूमि पर जमींदारों की हिस्सेदारी को 50% तय करना, तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना, प्लेग बोनस को लेकर था क्या, या नील की खेती से 33% कर लगाना? बताइए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेग बोनस को लेकर। तो अहमदाबाद मिल मालिकों व मजदूरों में मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। विवाद मुख्यतः प्लेग बोनस को लेकर था। देखिए गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए, जबकि मिल मालिक अड़े हुए थे कि हम 20% ही देंगे। ठीक है ना। अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करना चाहा। जो मिल के मालिक थे वो बोनस समाप्त करना चाहते थे। अब बोनस तो किसी मजदूर के लिए देखा जाए तो क्या होता है, बहुत ज़रूरी है ना। जैसे सर गवर्नमेंट जॉब में ये सब, एक तो सैलरी होती है, ऊपर से ये भत्ता वो भत्ता, इससे क्या होता है सैलरी कुछ तो बढ़ती है ना। हाउसिंग अलाउंस, ये अलाउंस वो अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस होते हैं ना। उसी तरह से एक तरह से प्राइवेट सेक्टर में बोनस होता है मज़दूरों के लिए। बोनस तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो क्या करना चाहते थे, उसको समाप्त करना चाहते थे, परंतु मज़दूरों ने इसका विरोध किया। अंततः गांधी जी ने हस्तक्षेप करके 35% बोनस सुनिश्चित करवाया। क्या क्या नहीं किया गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपन्न निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? ये कालानुक्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाता ही है एक प्रश्न, चाहे सिविल सेवा की परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस की। जरा सजा दीजिए इनको नीचे दिए गए कूट की सहायता से। चंपारण 1917, असहयोग आंदोलन 1919 से 22, 1919 कर लेते हैं इसको, खेड़ा 1918 और खिलाफत 1920-22। तो क्या हो जाएगा इसका? 1 3 4 2, 1 3 4 4 और 2, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। यह आंदोलन, यह है वर्ष। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा भी 1918, खिलाफत 1919 से 22 और असहयोग 1920-22। खिलाफत 1919-22 है और असहयोग 1920-22 है। ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया होगा शायद, कोई नहीं, याद रखना आप। खिलाफत 1919-22 और असहयोग 1920-22। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डैश की अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी का गठन किया गया। कौन? जेम्स रॉलेट, सिडनी रॉलेट, रिचर्ड रॉलेट या विलियम रॉलेट? क्या आना चाहिए यहाँ पर? सिडनी रॉलेट, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी का गठन किया गया। रॉलेट कमेटी को यह जांच करने का आदेश दिया गया था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन फैला हुआ है और उसका सामना करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट को लागू करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। ये कारण था। क्या कारण था? भारत रक्षा कानून की अवधि जो है वो समाप्त होने वाली थी। अब देखिए, यह जो एक्ट था वो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इस एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को
गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए कारागार में डाल सकता था। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया और गांधी जी ने इसको काला कानून की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सर शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। देखिए पहला करेक्ट है, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये नाइट की उपाधि जो है ना वो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी, गांधी जी ने नहीं। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना हुई, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो सेकंड जहाँ पर है वो नहीं होगा। 1 और 3 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से सर शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन गठित किया गया। इस 8 सदस्यीय आयोग में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्यों में सर चिम्मनलाल शितलवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण थे। ये तीनों का नाम इम्पोर्टेंट है। सर चिम्मनलाल शितलवाड़ एक नाम, दूसरा नाम है साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा नाम है जगत नारायण। 2 बार इनको बोल के याद रख लेना, कम से कम क्या पता बना दे कोई स्टेटमेंट ये वाला। देखिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की उधम सिंह ने मार्च 1940 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये भी आपको याद रखना है। तो उधम सिंह ने मारा था इसको, ना कि भगत सिंह ने, अगर कोई स्टेटमेंट बना ले तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अंग्रेजी सरकार शैतान है। क्या है? अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्वराज्य की समाप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील, अहिंसात्मक, असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। उपर्युक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी से संबंध रखता है? भगत सिंह से नहीं रखता है। बताइए इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू भी इसका आंसर नहीं है। महात्मा गांधी इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए उपर्युक्त वक्तव्य गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित महासमिति के अधिवेशन में दिया था, जिसमें असहयोग के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। कब थी? सितंबर 1920। 100 साल हो गए कम से कम। ठीक है, देखिए एनी बेसेंट ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने से खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक बन गया। असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही क्या? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया क्या? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के संबंध में पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। तो देखिए असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के बाद खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक बन गया। तुर्की की जनता मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और उसने नवंबर 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कदम उठाए तथा खलीफा का पद समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया। देखिए असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। प्रोफेसर कूपलैंड के अनुसार गांधी जी ने स्वयं कार्य किया जो तिलक ना कर सके। गांधी जी ने वह कार्य किया जो तिलक ना कर सके।
उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। आंदोलन ने लोगों में निर्भीकता तथा उत्साह का संचार किया। इस दौरान कांग्रेस अनेक रचनात्मक कार्य करवाने में भी सफल रही। आगे चलकर ऐसे ही तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकी। तभी बापू बोला जाता है इनको, बापू। ठीक है, बापू। और करेंसी पे विराजमान है इन्हीं सब कारणों के चक्कर में। ठीक है, देश को आज़ादी दिलाई, भारत को आज़ाद कराया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। स्वराज्य पार्टी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इस पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने की थी। इस पार्टी ने उन लोगों के समक्ष एक विकल्प प्रस्तुत किया जो अधिक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के थे। स्वराज्य पार्टी ने 1923 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा था। बताइए, पहला स्टेटमेंट तो पढ़ा होगा ना कई बार, स्वराज्य पार्टी। बिल्कुल, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है इसकी स्थापना की थी। यहीं जवाहरलाल नेहरू होता तो कट जाता पहला स्टेटमेंट। देखिए, इस पार्टी ने उन लोगों के समक्ष एक विकल्प प्रस्तुत किया जो अधिक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के थे। और तीसरा वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्वराज्य पार्टी ने 1923 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1870 से कब तक? 1925 तक। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने की थी। इसका उद्देश्य विधान परिषदों का हिस्सा बनकर सरकार की नीतियों में बाधा डालना था। 1923 में स्वराज्य पार्टी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा, जिसमें 40 से अधिक सीटें जीती उसने। इतनी सीटें जीतने के बावजूद भी उनकी संख्या कभी इतनी नहीं रही कि वे अंग्रेज़ों को ऐसा विधेयक पारित करने से रोक सकें जिसे अंग्रेज आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी समझते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वराज्य पार्टी के संदर्भ में सही है? पहला स्टेटमेंट है, स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि चित्तरंजन दास पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे। 1923 के चुनाव में CR दास कलकत्ता के मेयर चुने गए, जबकि सुभाष चंद्र बोस मुख्य अधिशासी अधिकारी चुने गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद तथा C राजगोपालाचारी ने स्वराज्य पार्टी के गठन का विरोध किया। और वल्लभ भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के अध्यक्ष चुने गए थे। विट्ठल भाई पटेल, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका का अध्यक्ष चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न ये वाला जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, और ये करेक्ट है। अपने को गलत ढूंढना है ना। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी ने स्वराज्य पार्टी का विरोध किया था, ये भी सही है। 1923 के चुनाव में CR दास कलकत्ता के मेयर चुने गए, जबकि सुभाष चंद्र बोस मुख्य अधिशासी अधिकारी चुने गए, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि उल्टा पुल्टा कर रखा है। स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष जो है वो चित्तरंजन दास थे और महामंत्रियों में से एक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, कथन एक सही नहीं है क्योंकि CR दास स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महामंत्रियों में से एक थे। तो महामंत्रियों में से एक कौन है? मोतीलाल नेहरू, और अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास, CR दास। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था? यह आंदोलन निम्न जातीय ऐजवाओं और अछूतों द्वारा गांधीवादी तरीकों से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़कों के उपयोग के बारे में अधिकारों को मनवाने का प्रयास था। कौन सा था ये? अहमदाबाद सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह। देखिए, था वायकोम सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर C। तो वायकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। यह आंदोलन निम्न जातीय ऐजवाओं और अछूतों द्वारा गांधीवादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़कों के उपयोग के बारे में अधिकारों को मनवाने का प्रयास था। त्रावणकोर में एक गांव वायकोम में 30 मार्च 1924 को
कांग्रेसियों के नेतृत्व में सवर्णों और अवर्णों का एक जुलूस छुआछूत कानून की अवहेलना करते हुए मंदिर पहुंच गया। ठीक है, तो उतना डीप तो जाएगा नहीं जितना दे रखा है, लेकिन हाँ आपको याद रखना है किससे संबंधित है। तो बायकॉम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश, अछूतों में मंदिरों का प्रवेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। असहयोग प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन चीज़ों का बहिष्कार शामिल था? इम्पोर्टेंट है ये। सरकारी उपाधियों का, सरकारी अदालतों का, विधान परिषदों का, राजकीय सेवाओं का, मद्यपान का और कर न देना तथा दमनकारी कानूनों की अवज्ञा। बिल्कुल, अगस्त प्रस्ताव में बहिष्कार था सरकारी उपाधियों का, सरकारी अदालतों का और विधान परिषदों का, राजकीय सेवाओं का, मद्यपान का भी था और कर न देना तथा दमनकारी कानूनों की अवज्ञा करना। सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3 4। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे कथन जो हैं असहयोग प्रस्ताव से संबंध रखते हैं। असहयोग प्रस्ताव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम जो हैं वो 2 प्रकार के थे। एक तो था निषेधात्मक कार्यक्रम और दूसरा है इसमें रचनात्मक कार्यक्रम। निषेधात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के प्रति असहयोग करना था, सहयोग नहीं असहयोग करना था। जैसे सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करना इसमें शामिल था, सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों का बहिष्कार करना था, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार, राजकीय सेवाओं का बहिष्कार। कर ना देना इसमें शामिल था, दमनकारी कानूनों की अवज्ञा इसमें शामिल थी, सरकारी दरबारों, उत्सवों और सरकार के सम्मान में आयोजित सरकारी या गैर सरकारी उत्सवों में शामिल न होना इसमें शामिल था। तो ये तो हो गया निषेधात्मक कार्यक्रम। अब रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था? इसमें देखिए सरकारी अदालतों का बहिष्कार करके पंचायतों की स्थापना करना और कांग्रेस के झंडे के नीचे देश को संगठित करना, खादी का प्रयोग करना, हिंदू मुस्लिम एकता की पुनर्स्थापना तथा दलितों का उत्थान करना, मद्यपान का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना करना था। इस स्टेटमेंट में उल्टा फुल्टा बना देगा एग्जामिनर कि राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार करना था, तो नहीं, राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना करना था। तो इम्पोर्टेंट है ये, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न अच्छे से रिवीजन कर लेना है। गांधीवादी युग चल रहा है, पार्ट 2 था इसका, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया पार्ट 1, अच्छे से देख लीजिएगा सर्च करके। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 566 था या 7 था जो भी था, वहाँ तक पहुँच सकते हो। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।